हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, और हमने अध्याय 3 तक कर चुके थे और आज देखेंगे अध्याय 4 को। तो अध्याय 4 है हमारा भोजन एवं पोषण। ठीक है, ये कक्षा 8 की NCERT है। तो देखेंगे क्या कह रहा है पाठ का सार। तो डियर स्टूडेंट, पाठ का सार हमारा है कि भोजन एवं पोषण का अर्थ पढ़ेंगे, भोजन के पोषण मूल्यों के संवर्धन के तरीके, अंकुरण, खाद्य खमीरीकरण, सम्मिश्रण, खाद्य प्रबलीकरण, पोषक तत्वों का संरक्षण को हम पढ़ने वाले हैं। और इस लेसन को पढ़ने के बाद हमारा अधिगम उद्देश्य जो है, हम भोजन व पोषण का अर्थ बता पाएंगे, भोजन के पोषण मूल्यों के संवर्धन के तरीकों का वर्णन व उपयोग को कर सकेंगे, भोजन के पोषण मूल्यों के संवर्धन के नियमों पर चर्चा कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारा पहला है केस स्टडी। तो कह रहा है कि सारा भागती हुई टीचर के पास आई और उसने बताया कि उसके सहपाठी असीम को चक्कर आ रहे हैं और वह खड़ा नहीं हो पा रहा है। टीचर के पूछने पर पता चला कि असीम ने ना ही रात का भोजन किया और न ही सुबह का नाश्ता किया है। ठीक है, कि बच्चों आपने देखा कि भोजन हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। ठीक है, तो आइए उसी भोजन के बारे में हम जानेंगे कि भोजन क्या होता है। तो आगे है हमारा भोजन व पोषण का अर्थ। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई भी पदार्थ जो शरीर को शक्ति प्रदान करे, वृद्धि करने और जीवन को बनाए रखने आदि के लिए खाया पिया या अन्यथा शरीर में लिया जाता है, उसे हम भोजन कहते हैं। ठीक है, हवा यानी कि ऑक्सीजन और पानी के बाद भोजन हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उपयुक्त एवं पौष्टिक भोजन से शरीर को उचित पोषण मिलता है। ठीक है, जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि केवल शरीर की फिटनेस ही स्वस्थ होने का एकमात्र आधार नहीं है। स्वस्थ होने का मतलब मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना भी है। स्वस्थ रहना हमारी समग्र जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम बहुत सारे व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन उचित पोषण के बिना यह सब अप्रभावी हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य के अंतर्गत 70% श्रेय आहार तथा बाकी 30% जो है वो व्यायाम को जाता है। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए 70% आहार से स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को आवश्यकता होती है और बाकी 30% जो है वो व्यायाम से होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे पोषण के बारे में। तो पोषण हमारा कह रहा है कि उचित पोषण का अर्थ है कि हम अपने आहार में सभी पोषक तत्वों को सही मात्रा में सम्मिलित करें। ठीक है, सभी पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन किसी न किसी रूप में आवश्यक होते हैं। तो हमारे भोजन में शरीर वृद्धि के लिए प्रोटीन, ऊर्जा के लिए कार्बोज और वसा, शरीर रक्षा एवं शारीरिक क्रियाओं के संचालन के लिए खनिज, लवण तथा विटामिन का होना आवश्यक है। अतः हमें ऐसा भोजन चाहिए जिससे हमें सभी पौष्टिक तत्व मिले। ऐसे कुछ पोषक तत्व हैं जिन्हें शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और उन्हें भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। ठीक है, आइए अब केस स्टडी देखते हैं कि केस स्टडी में हमारा कह रहा है कि रवि और सीमा के दादा दादी आज ही गांव से पहली बार शहर आए हैं। ठीक है, दोनों बच्चे अपने दादा दादी को अपनी पसंद का भोजन खिलाने की जिद कर रहे हैं। रवि अपने दादा दादी के लिए बर्गर और चाउमीन लाया और सीमा पोहा तथा सब्जी युक्त इडली खिलाना चाहती थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अब आगे क्या है। कह रहा है कि भोजन के पोषण मूल्यों के संवर्धन के तरीके देखिए। ठीक है, तो हमारा है कि विभिन्न पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए हमें अपने भोजन में विभिन्न खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करना आवश्यक है। बढ़ती हुई जनसंख्या, महंगाई, परिवार की सीमित आय के कारण भी यह अनिवार्य हो गया है कि हम भोजन पकाने में कुछ ऐसी विधियों का प्रयोग करें जिससे अधिक व्यय किए बिना ही भोजन में पौष्टिक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जा सके। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि ज्यादा पैसा खर्च किए बिना ही हम कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व वाले हेल्दी चीज़ों को बनाएं जो कम पैसों में और कम पैसा भी लगे और पौष्टिक तत्व भी हमें मिल जाए। ठीक है, तो भोजन का पोषण मान बढ़ाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे अंकुरण, खमीरीकरण, खाद्य मिश्रण, खाद्य प्रबलीकरण। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये खाद्य प्रबलीकरण क्या है
और अंकुरण, खमीरीकरण, खाद्य मिश्रण। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंकुरण के बारे में देखेंगे, जिसको स्प्राउट्स कहते हैं। तो अंकुरित अनाज व दालें ऐसे बीज होते हैं जिनमें छोटे छोटे अंकुर निकलने शुरू हो जाते हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर कई घंटों तक बीजों के भिगोने से शुरू होती है। अंकुरण प्रक्रिया के द्वारा कच्चे खाद्य पदार्थों की पोषकता बढ़ती है और इन्हें पचाने में आसानी होती है। अंकुरण के कारण हमें पोषक तत्वों का लाभ मिलता है और हमें कई सारी बीमारियों को दूर करने में भी मदद करता है। ठीक है, अंकुरित करने के लिए हम अनाज ऐसे गेहूं, जौ, बाजरा व साबुत दालें जैसे मूंग, मोठ, चना आदि का उपयोग कर सकते हैं। खाद्य पदार्थ को गर्म करने या उबालने से अंकुरण की प्रक्रिया रुक जाती है व इसमें उपस्थित विटामिन, खनिज, लवण आदि नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अंकुरित खाद्य पदार्थ को ज्यादा पकाना, तलना व भूनना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, मूल संदेश में है कि अंकुरित खाद्य पदार्थ को श्रेष्ठ आहार व सुपर फूड भी कहा जाता है। अंकुरित गेहूं के दानों को सुखाकर यदि हम इसका दलिया बनाएं तो यह अत्यंत पौष्टिक व सुपाच्य बनता है। छोटे बच्चों को भी आप इस दलिया को पूरक आहार के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अंकुरित दाल था। अब देखिए अंकुरण करने के लाभ क्या क्या होते हैं। तो पहला है कि यह एक बिना अतिरिक्त व्यय आसानी से उपलब्ध पौष्टिक आहार है। दूसरा है, अंकुरण से खाद्य पदार्थ अधिक पाचनशील हो जाते हैं। ठीक है, पचने में आसानी होते हैं। और आगे है कि अंकुरित खाद्य पदार्थ खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और नेक्स्ट है कि अंकुरित खाद्य पदार्थ कुपोषण, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कब्ज, बवासीर आदि बीमारियों को दूर करने में लाभदायक होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि अंकुरित खाद्य पदार्थ में विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण लौह तत्व के अवशोषण में भी मदद मिलती है। ठीक है, विटामिन सी जो है वो लौह तत्व का अवशोषण करती है। अब आगे देखिए अंकुरण की विधि क्या है। पहला है, जिस भी साबुत अनाज अथवा दाल को अंकुरित करना हो तो उसे अच्छी प्रकार से साफ करें। इसमें 3 से 4 गुना पानी डालकर 8 से 10 घंटे भिगोएं, जिससे कि यह खाद्य पदार्थ पानी सोख कर फूल जाए। ठीक है, और दूसरा है कि उसके बाद मलमल या पतले कपड़े को गीला करके भीगे हुए खाद्य पदार्थ को ढीला बांधकर लगभग 24 घंटे तक ऐसे स्थान पर रख दे जहां पर हवा पर्याप्त मात्रा में मिल रही हो। और उसके बाद से क्या होता है कि पानी के छींटे डालकर कपड़े को गीला करते रहें ताकि अंकुरण के लिए नमी भी मिलती रहे। गर्मियों में 1 से 2 दिन व सर्दियों में 2 से 3 दिन में अंकुरण जो है निकल आते हैं। ठीक है, अब आगे चौथा देखिए, कह रहा है कि जब साबुत खाद्य पदार्थ में अंकुर निकल आए तो इसे साफ पानी से धोकर और प्रयोग कर लेना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए खमीरीकरण के बारे में। खमीरीकरण क्या है? तो डियर स्टूडेंट, खमीरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य में उपस्थित सूक्ष्म जीव आवश्यक भौतिक व रासायनिक परिवर्तन लाते हैं, जिससे यह वह क्या होता है, शीघ्र पचने वाले यौगिक में बदल जाता है। खमीरीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाए गए आहार को आसानी से पचाया जा सकता है। इडली, ब्रेड, डबल रोटी, कुलचा, डोसा, खमण, ढोकला व भटूरा आदि जो है ये खमीरीकृत आहार के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। अब देखिए खमीरीकरण की विधि में, तो डियर स्टूडेंट, खमीरीकरण करने के लिए खाद्य पदार्थ को साफ करके स्वच्छ पानी में भिगोकर रखें। भीगे हुए अनाज व दालों को पीस लें। पीसे हुए मिश्रण को खट्टा होने के लिए रख दें। ठीक है, और 8 से 10 घंटे बाद मिश्रण फूलकर उठ जाता है। खमीर उत्पन्न करने के लिए दही या बाजार में उपलब्ध खमीर यानी ईस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और आगे है कि गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण सर्दियों की अपेक्षा खमीर जल्दी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खमीरीकरण के लाभ क्या है। तो खमीरीकृत खाद्य पदार्थ अधिक सुपाच्य होता है और खमीरीकरण से खाद्य पदार्थ में विटामिन बी समूह की मात्रा में भरपूर वृद्धि होने लगती है। ठीक है, विटामिन बी जो है ज्यादा मात्रा में खमीरीकरण में पाया जाता है। खमीरीकृत खाद्य पदार्थ में प्रोटीन, कैल्शियम आदि की जो मात्रा है बढ़ जाती है और हमारे शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए मूल संदेश में हमारा क्या कह रहा है कि घर में उपलब्ध खाद्य सामग्री से भी हम खमीर यानी ईस्ट बना सकते हैं। तो आइए इसकी विधि सीखते हैं कैसे है। तो सामग्री में देखिए, मैदा 1 कटोरी लीजिए, दही आधा कटोरी ले लीजिए, चीनी 2 चम्मच लीजिए, गुनगुना पानी आधा गिलास ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसकी विधि है। सामग्री इतना हमने ले लिया। अब उसके बाद से क्या करेंगे कि खमीर बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में मैदा को छान लीजिए। अब मैदा में दही और चीनी डालकर अच्छे से मिला लीजिए। फिर आधा गिलास गुनगुने पानी को मैदा में डालकर एक गाढ़ा घोल बना लीजिए।
उसके बाद इस घोल को 6 से 7 मिनट तक फेंटिए। इस मिश्रण को अच्छे से फेंटने के बाद किसी बर्तन जिसमें हवा ना जा सके, ठीक है, एयर टाइट में डालकर रख दीजिए, ठीक है, ऐसा बर्तन हो जिसका एयर टाइट हो। उसके बाद करीब 24 घंटे के बाद इस मैदे के घोल में हल्के छोटे-छोटे बुलबुले आ जाते हैं। घोल में बुलबुले आ जाने का मतलब है कि खमीर बनकर तैयार है। आगे है कि इस खमीर को फ्रिज में 7 से 8 दिन तक रख सकते हैं। सुझाव में देखिए, ईस्ट बनाने के लिए मैदा की जगह गेहूं का आटा भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप खमीर यानी ईस्ट को बना सकते हैं। अब देखिए खाद्य सम्मिश्रण क्या है। तो पोषण के लिए यदि हम विभिन्न भोज्य पदार्थों को मिलाकर प्रयोग करें तो वे एक दूसरे के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं और इसे हम खाद्य सम्मिश्रण कहते हैं, ठीक है। आगे ही विभिन्न खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में मिला जुला कर खाने से आहार की पौष्टिकता काफी हद तक बढ़ जाती है। अब आगे देखिए, आगे है कि मुख्यतः निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को मिला जुलाकर पकाया जा सकता है। तो दाल, अनाज व दाल को देखिए, जैसे अनाज व दाल की खिचड़ी, दाल चावल, दाल की रोटी, ढोकला, डोसा, मिस्सी रोटी, मक्का व गेहूं की रोटी आदि है, ठीक है। दूसरा है अनाज दालें व सब्जियां, जैसे सब्जियों वाली खिचड़ी, पुलाव, अंकुरित मूंग का पोहा, दाल वाला साग, पौष्टिक रोटी आदि जो है पकाया जा सकता है। आगे है वनस्पतिक व पशुजन्य खाद्य पदार्थ, जैसे खीर, गाजर का हलवा, अंडे का कस्टर्ड, मीट पुलाव, बिरयानी आदि जो है पकाए जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में मिला जुला कर प्रयोग करने से हमें निम्नलिखित लाभ होता है। क्या क्या लाभ होता है? तो पहला है प्रोटीन की उपयोगिता बढ़ना, ठीक है। जब दाल, तो देखिए कैसे बढ़ता है प्रोटीन की उपयोगिता। तो जब दालों व अनाजों को उचित अनुपात में मिलाया जाता है तो वह एक दूसरे के पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर देते हैं, जिससे प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ जाती है, ठीक है। अब आगे है कि खाद्य पदार्थों का पोषक मान बढ़ाना। तो डियर स्टूडेंट, जब अनाज व दाल में सब्जियां डाली जाती हैं तो आहार में विटामिन व खनिज लवण की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। तीसरा है पकाने में कम समय लगना। तो खाद्य पदार्थों को मिला जुला कर पकाने से समय व ईंधन दोनों की बचत होती है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे तो क्रियाकलाप है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे खाद्य प्रबलीकरण, फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए ये क्या है। तो डियर स्टूडेंट, खाद्य प्रबलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें औद्योगिक स्तर पर पौष्टिक तत्वों को कृत्रिम रूप से कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है जो सामान्यतः सभी लोगों द्वारा खाए जाते हैं, जैसे चावल, दूध, नमक, खाद्य तेल, आटा आदि खाद्य पदार्थों में लौह तत्व और आयोडीन जैसे प्रमुख खनिज एवं विटामिन ए और विटामिन डी जैसे विटामिन मिला दिए जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर फोर्टिफिकेशन यानी दूध का किया जा रहा है, तो दूध हो गया, चावल हो गया, नमक, खाद्य तेल, आटा, तो इसमें अलग से विटामिनों को मिलाया जाता है, ठीक है। तो वही हमारा फोर्टिफिकेशन कहलाता है, खाद्य प्रबलीकरण, ठीक है। अब देखिए खाद्य प्रबलीकरण यानी फोर्टिफिकेशन के लाभ क्या क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग जैसे एनीमिया आदि के रोकथाम में मदद मिलती है। और दूसरा है विटामिन व खनिज की कमी से निपटने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन अत्यंत प्रभावी है, क्योंकि इन पोषक तत्वों को मुख्य रूप से उपभोग किए जाने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थों में डाला जाता है। अतः इसके माध्यम से जनसंख्या के एक बड़े भाग के स्वास्थ्य में सुधार संभव होता है। यह जो है संक्रामक रोगों से होने वाले खतरों को बहुत कम करता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है मूल संदेश में हमारा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, ठीक है, फसाई, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 FSS अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। फसाई क्या है? तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 FSS अधिनियम के तहत एक स्थापित वैधानिक निकाय है। अब देखिए इसके कार्य को देखेंगे। तो खाद्य सुरक्षा के मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए विनियम बनाना, ठीक है, विनियम बनाना और खाद्य व्यवसाय के लिए फसाई खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और प्रमाणन प्रदान करता है, ठीक है। फसाई का जिन खाद्य पदार्थों पे
सॉरी, जिन खाद्य, हाँ वही हुआ, जो खाद्य पदार्थों, जो खाने वाले फूड बनाए जाते हैं उन उस पे खाद्य सुरक्षा का लाइसेंस जो है उस पे फसाई का ये चिन्ह लगा होना चाहिए, तो वो सही रहता है। ठीक है, वो मानक है, प्रमाण देता है कि हाँ ये चीज फसाई द्वारा प्रमाणित किया हुआ है, इसमें जो भी चीजें हैं सब सही है। अब है प्रमुख फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ। तो भारत में 5 प्रमुख खाद्य पदार्थों को फोर्टिफाइड किया गया है और ये बाजार में उपलब्ध है। इनमें शामिल है गेहूं, चावल, डबल फोर्टिफाइड नमक, अतिरिक्त आयरन के साथ आयोडीन युक्त नमक, दूध और तेल। ठीक है, तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, फोर्टिफाइड के साथ आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12 आटा में मिलाया जाता है। ठीक है, चावल में देखिए फोर्टिफाइड के साथ आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12, और नमक में डबल फोर्टिफाइड के साथ आयरन और आयोडीन मिलाया जाता है। तेल में देखिए फोर्टिफाइड के साथ विटामिन ए और विटामिन डी मिलाया जाता है, और दूध में फोर्टिफाइड के साथ विटामिन ए और विटामिन डी मिलाया जाता है। ठीक है, यही फोर्टिफिकेशन कहलाता है। अब देखिए पोषक तत्वों का संरक्षण के बारे में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आहार से पोषक तत्वों की प्राप्ति हमें तभी होगी जब उनमें पौष्टिकता बरकरार होगी। ठीक है, पोषक तत्वों के संरक्षण का अर्थ है कि भोजन तैयार करने और पकाने की प्रक्रिया के दौरान पोषक तत्वों को बचाना है। अब आगे देखिए, संतुलित भोजन के लिए हमें अपने आहार में खाद्य विविधता के साथ पोषक तत्वों का संरक्षण करना भी जरूरी है। तो खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए भोजन तैयार करते समय, पकाते समय, परोसते समय व भंडार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो कौन कौन सी बातें हैं? तो इनसे हम आहार का पोषण मूल्य संरक्षित करने के साथ साथ धन, ईंधन, शक्ति, समय की भी बचत हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कि भोजन तैयार करते समय क्या करना चाहिए। तो ताजा खाद्य पदार्थ चुनें जो अधिक पके, गले, कटे हुए न हो। और दूसरा है, सब्जियों को काटने से पहले धो लेना चाहिए और सब्जियों को बड़े बड़े टुकड़ों में काटें। और नेक्स्ट हमारा देखेंगे क्या कह रहा है। तो 4 हमारा कह रहा है कि सब्जियों को जब भी छीलें तो उसके छिलकों को बहुत पतला छीलें। इसकी वजह यह है कि सब्जियों व फलों के पोषक तत्व तो छिलके में छिलके के ठीक नीचे होते हैं, तो पतला छिलना चाहिए, ज़्यादा दबाकर नहीं छिलना चाहिए जिससे ज़्यादा मोटा छिलका उतरे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे है कि मानकीकरण चिन्ह वाले खाद्य पदार्थों का ही प्रयोग करना चाहिए। साबुत दालों को रात भर तथा अन्य दालों को पकाने से पहले 1 घंटे के लिए भिगो देना चाहिए। और आगे है, खांसते व छींकते समय अपने नाक व मुंह को ढक लेना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है भोजन पकाते समय व परोसते समय क्या करना चाहिए। तो पहला है, पोषक तत्वों के नुकसान को कम करने के लिए भिगोने या धोने का समय कम करें और पकाने के लिए इसी पानी का इस्तेमाल करें। इससे उसमें मौजूद जल में घुलनशील विटामिन व खनिज लवण नष्ट नहीं होंगे। दूसरा है, खाना पकाने के लिए कम से कम पानी का प्रयोग करना चाहिए तथा खाना धीमी आंच पर पकाना चाहिए। तीसरा है, पकाते समय बर्तन को ढक्कन से ढक दें क्योंकि इससे भोजन जो है जल्दी पक जाता है। चौथा है, पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए सब्जियों को भाप में और प्रेशर कुकर में ही पकाना चाहिए। और पांचवा है कि सलाद परोसने से ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए। देर पहले मतलब पहले तैयार करना चाहिए जब खाना दिया जाता है, खाना खाने से थोड़ा सा पहले। ये नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे पहले ही सलाद आपने बनाकर रख लिया हो। ठीक है, अब आगे देखिए, छठे नंबर पे है, आटे को कभी भी पतली छलनी से न छाने क्योंकि इसमें मौजूद चोकर नष्ट हो जाता है और चोकर में आहारीय रेशा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और सातवां है कि भोजन को बार बार गर्म ना करें क्योंकि उसमें उनमें उपलब्ध विटामिन और अन्य पोषक तत्व जो है नष्ट हो जाते हैं। बचे हुए तेल को बार बार गर्म करके उपयोग न लें। ठीक है, उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उच्च ताप पर बार बार गर्म करने से वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। विटामिन सी सबसे आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन है, तो विटामिन सी को नष्ट होने से बचाने के लिए भोजन में नींबू का रस तथा आंवला भोजन को पकाने के बाद आंच को बंद करके सबसे अंत में डालना चाहिए। और आगे है 10वां कि प्लास्टिक या थर्मोकोल कप में गर्म पेय पदार्थ, चाय, कॉफी, सूप को न परोसें। शीशा या स्टील का बर्तन या कुल्हड़ का उपयोग करें। ठीक है, और आगे देखिए, भोजन का भंडारण करते समय हमें क्या करना चाहिए। तो
खाद्यान्न में नमी, ताप, सूक्ष्म जीवों और कीटों के प्रकोप से इसकी गुणवत्ता तथा भार में कमी आ जाती है। अंकुरण क्षमता कम हो जाती है तथा उत्पाद बदरंग हो जाता है। इसीलिए खाद्यान्नों को किसी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए उचित भंडारण की अति आवश्यक होती है। ठीक है, अब आगे देखिए। पहला है कि हवा और नमी खाद्य पदार्थों को जल्दी खराब कर सकती है। ठीक है, यही कारण है कि खाद्य भंडारण में जो है हवा बंद यानी एयर टाइट डब्बों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जिसमें हम हवा और नमी न जा पाए। अगर हवा नमी लगेगा तो वो जो खाद्य पदार्थ रहेंगे वो जल्दी से खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट है हरी सब्जियों, खास कर तौर पर पालक को खरीदने के 1 या 2 दिन के अंदर ही इस्तेमाल करें तो उनकी पौष्टिकता कम हो जाती है। अगर आप हरी सब्जियां और ताजी पालक खरीद कर ला रहे हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर ही उसको खाना चाहिए बनाकर। अगर 1-2 दिन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ऐसा न करने से उसमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, ताज़ा दूध, घी, पनीर की जीवन अवधि बहुत कम होती है तथा ये खाद्य पदार्थ भंडारण के दौरान गर्म तापमान के संपर्क में आने पर खराब हो जाते हैं, तो इसलिए इन्हें फ्रिज में रखना चाहिए। और आगे है भंडारण के लिए ऐसे भंडार गृह का चयन करें जहां सीलन न हो और चूहों से अन्न का बचाव किया जा सके। ठीक है, अब आगे देखिए हमने इस लेसन से क्या सीखा। तो डियर स्टूडेंट, हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जिससे पोषक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त हो सके। भोजन वे सभी आवश्यक खाद्य व पेय पदार्थ हैं जिनको खाने व पीने से हमें शरीर की वृद्धि एवं विकास, मरम्मत, रचना, प्रजनन क्षमता के साथ साथ जैविक क्रियाओं के संचालन व नियमन में सहायता होती है। आगे है पोषक तत्व भोजन में मौजूद यौगिक हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊतकों की मरम्मत करते हैं, शारीरिक क्रियाओं का संचालन करते हैं और विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे है हमारा कि भोजन का पोषक मान बढ़ाने के लिए अंकुरण, खमीरीकरण, खाद्य सम्मिश्रण, खाद्य प्रबलीकरण प्रयोग की जाती है। ठीक है, विभिन्न खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में मिला जुला कर खाने से आहार की पौष्टिकता काफी हद तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि भोजन को जिस तरह से तैयार किया जाता है, वह जिस विधि से पकाया जाता है, वह आहार के पोषण मूल्य को प्रभावित करता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा लेसन समाप्त हो गया 4। अब नेक्स्ट है हमारा 5 आहार आयोजन के बारे में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये आपको ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।